बच्चों, दिस इज़ आंचल। आज हम करेंगे एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में आपके एग्ज़ाम में एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस बनते हैं। अब आज हम देखेंगे सेल साइकिल रेगुलेशन और कैसे कैंसर होता है। तो अब आपकी जो सेल साइकिल है उसको टाइटली कौन रेगुलेट कर रहा है? आपके साइक्लिन्स रेगुलेट कर रहे हैं, सीडीकेज रेगुलेट कर रहे हैं, चेक पॉइंट्स और सीडीके इनहिबिटर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? रेगुलेट कर रहे हैं। इंश्योर करते हैं कि आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक्यूरेटली हो रही है कि नहीं हो रही है, और सेल की जो डिवीजन है वो प्रॉपर है कि नहीं है। अगर डिसरेगुलेशन होगी तो क्या होगा? कैंसर होगा। अब फर्स्ट इसमें हम टॉपिक देखेंगे कि नॉर्मल सेल साइकिल रेगुलेशन में क्या चीज़ हो रही है। नॉर्मल सेल साइकिल की बात करें तो क्या क्या आते हैं आपके फेजेस? G1, S फेज, G2 और M फेज। अब यहाँ पे सेल साइकिल रेगुलेशन में आपके साइक्लिन्स काम करते हैं, सीडीकेज काम करते हैं, चेक पॉइंट्स काम करते हैं, सीकेआईज काम करते हैं और यूपीएस काम करता है। अब साइक्लिन्स में क्या देखते हैं हम कि यहाँ पे साइक्लिन्स का जो थ्रू आउट दी सेल साइकिल उनका जो लेवल है वो राइज भी करता रहेगा और फॉल भी करता रहेगा पीरियोडिकली। डिपेंड करता है कि कौन से फेज में हमें कौन से साइक्लिन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब सीडीकेज जो हैं वो किसकी वजह से एक्टिवेट होते हैं? आपके साइक्लिन्स की वजह से, जो कि फर्दर क्या करते हैं? आपकी साइकिल को आगे बढ़ाते हैं। चेक पॉइंट्स क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे कि फर्दर जो भी आपकी सेल साइकिल है वो अच्छे से प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं, और इंश्योर करेंगे एक्यूरेसी कि हर एक फेज़ के बाद प्रॉपर जो ऑर्डर में हमारा नेक्स्ट फेज़ जो है वो आए। सीकेआईज क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे सीडीके एक्टिविटी को जब भी ज़रूरत होगी। और यूपीएस जो है ये क्या करेगा? डिग्रेड करेगा साइक्लिन्स को और कुछ अदर प्रोटीन्स को जो कि फर्दर ट्रांजिशन होने के लिए क्या है? ज़रूरी है। उनकी जो डिग्रेडेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ताकि नेक्स्ट फेज़ में क्या कर सकें? हम ट्रांजिशन दिखा पाएँ। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि यहाँ पे हमें जो बैलेंस है वो किसके किसके बीच में मिलता है? पॉजिटिव रेगुलेटर्स में आपके साइक्लिन सीडीकेज आएंगे और नेगेटिव रेगुलेटर्स में आपके सीकेआई, चेक पॉइंट्स, यूपीएस आएगा। ठीक है, जो कि इंश्योर करेंगे कि आपकी जो सेल साइकिल की प्रोग्रेशन है वो ऑर्डरली मैनर में होगी। अब नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट वो है की चेक पॉइंट्स और उनके रोल्स। तो अब आपका जो पहला चेक पॉइंट है वो है G1 to S, जिसको हम रिस्ट्रिक्शन पॉइंट भी कहते हैं। ये आपको मिलेगा एंड ऑफ द G1 फेज में। ये क्या चेक करता है? ये चेक करता है कि सेल का साइज कैसा है, न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ फैक्टर्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, कहीं कोई डैमेज तो नहीं है डीएनए में। और की रेगुलेटर्स होंगे आपके पास P53 रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, ATM ATR का प्रोसेस और CHK1 and 2। अब इसमें हमें डीएनए डैमेज इसलिए देख रहे हैं बेटा ताकि जब सिंथेसिस होनी है तो उसमें फर्दर कोई भी जो भी आपका एरर है वो सिंथेसाइज ना हो जाए एस फेज में आपके। अब नेक्स्ट जो आपका फेज चेक पॉइंट है वो है इंट्रा एस चेक पॉइंट। ये कब मिलता है आपको? ड्यूरिंग एस फेज मिलेगा। ये क्या चेक करता है? ये चेक करता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है और कहीं कोई डीएनए जो है वो डैमेज तो नहीं है। की रेगुलेटर्स आएंगे आपके ATR और CHK1। अब नेक्स्ट जो चेक पॉइंट है आपका वो है G2M चेक पॉइंट। ये आपको एंड ऑफ द G2 फेज में मिलेगी। और ये क्या चेक करता है? ये चेक करता है कि रेप्लिकेशन कंप्लीट हुई कि नहीं हुई और कहीं डीएनए डैमेज तो नहीं है। प्रोसेसेस आपकी इसमें की रेगुलेटर्स आएंगे ATM ATR और CHK1 and 2। नेक्स्ट जो चेक पॉइंट है आपका स्पिंडल असेंबली, जिसको हम M चेक पॉइंट भी कहते हैं। ये आपके मेटाफेज टू एनाफेज जब ट्रांजिशन होती है उस फेज़ में आपको मिलेगा। ये चेक करता है कि सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्पिंडल से प्रॉपरली अटैच्ड हैं कि नहीं हैं। की रेगुलेटर्स आएंगे आपके मैड और बब प्रोटीन्स। अब इसमें एक की पॉइंट देखेंगे कि अगर प्रॉब्लम हमें डिटेक्ट हो रही है तो साइकिल जो है, सेल साइकिल जो है वो अरेस्ट होगी, डीएनए रिपेयर होगा।
और अगर डैमेज जो है वो सीवियर फॉर्म में है, मतलब अनरिपेयरेबल है, तो एपोप्टोसिस होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेल की डेथ होगी। नेक्स्ट है आपका CDK इनहिबिटर्स, CKI। अब ये जो CKI हैं ये क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं CDKs के साथ या फिर साइक्लिन CDK कम्प्लेक्सेस के साथ, जो कि फर्दर क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे उसकी एक्टिविटी को, और ये क्या करते हैं, एनफोर्स करते हैं चेक पॉइंट्स को कि फर्दर मेंटेन कर सकें क्यूनिसेंस को। यहाँ पे हम मेजर फैमिलीज़ और फंक्शंस देखें तो फैमिली कौन सी आएगी आपकी CKI में, INK4 फैमिली, जो कि स्पेसिफिक होगी CDK4 और 6 के लिए। एग्जाम्पल्स आएंगे आपके P16 INK4A, P15 INK4B, P18 INK4C और P19 INK4D। ये इनका रोल क्या है बेटा, INK4 फैमिली का, ये ब्लॉक करता है CDK4 और 6 को, जो कि प्रिवेंट करते हैं फर्दर G1 की प्रोग्रेशन के लिए। कहने का मतलब कि अगर वो CDK4 और 6 को ब्लॉक कर देंगे तो G1 फेज़ की आगे प्रोग्रेशन ही नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है आपकी SIP और KIP फैमिली, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आएगी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं आपके P21 SIP1, P27 KIP1, P57 KIP2। इनका रोल है कि ये इनहिबिट करता है वेरियस साइक्लिन और CDK कम्प्लेक्सेस को, जो कि क्या करते हैं, फर्दर ट्रांजिशंस लेके आते हैं फेजेस में, उनको क्या करेगा, अरेस्ट कर देगा। अब कौन सा आपका फेज जो है वो इनहिबिट हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, G1S G2M फेज जो हैं ये क्या होंगे, अरेस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपकी फैमिली P21 फैमिली। अब इसमें आपका एग्जाम्पल आएगा P21 SIP1। इसका जो रोल है वो है P53 को टारगेट करता है और मीडिएट करता है फर्दर सेल साइकिल अरेस्ट को, जब भी क्या है, हमें डैमेज मिले, किसमें, आपके DNA में डैमेज मिले। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल में हम देखेंगे कि ग्रोथ फैक्टर्स, माइटोजेंस, ये क्या करते हैं, फर्दर इंड्यूस करते हैं साइक्लिन के एक्सप्रेशन को। एक्टिव साइक्लिन CDK का कम्प्लेक्स आएगा तो वो क्या करेगा, फोस्फोराइलेट करेगा फर्दर हमारे टारगेटेड प्रोटीन्स को, और सेल साइकिल की प्रोग्रेशन होगी। DNA का डैमेज, स्ट्रेस, हाइपोक्सिया, ये क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है आपके चेक पॉइंट्स को, और CKIs को बढ़ाता है, उनके रोल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और उसमें भी किसको, P21, P27, P16 को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और क्या करेगा, आपके इनहिबिट कर देगा CDKs को, कि फर्दर सेल साइकिल जो है वो बढ़ ही ना पाए। जहाँ पे भी हमें डैमेज मिल रहा है, सेल साइकिल क्या हो, अरेस्ट हो जाए। अब UPS में क्या आ रहा है, यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम में, कि डिग्रेडेशन हो रही है आपकी साइक्लिन्स को। एग्जाम्पल आएगा आपका साइक्लिन D, साइक्लिन A और साइक्लिन B। अलाउ करता है फर्दर क्या, ऑर्डरली ट्रांजिशंस को। यहाँ पे आप नेक्स्ट देखेंगे कि माइटोजन सिग्नल्स आए, साइक्लिन्स की सिंथेसिस हुई, साइक्लिन CDK की एक्टिवेशन हुई और सेल साइकिल की प्रोग्रेशन हुई। अगर यहाँ पे हमें कोई डैमेज मिल रहा है, ठीक है, तो क्या होंगे, कौन सी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी, आपकी CKIs एक्टिवेट हो जाएंगे, चेक पॉइंट्स, DNA डैमेज, UPS, जो कि क्या करेंगे, फर्दर सेल साइकिल प्रोग्रेशन को नहीं होने देंगे और अरेस्ट हो जाएगी आपकी सेल साइकिल। अब 5th पॉइंट है आपका, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिसरेगुलेशन और कैंसर। अब डिसरेगुलेशन हो कैसे रही है, जब हमारा लॉस ऑफ ट्यूमर सप्रेसर्स हो जाए। एग्जाम्पल है आपका P53 रेटिनोब्लास्टोमा। अगर ओवर एक्सप्रेशन हो जाए साइक्लिन्स का या CDKs का, लॉस हो जाए या फिर इनएक्टिवेशन हो जाए आपके CKIs का, इनहिबिटर्स का, जो कि कौन से इनहिबिटर्स हैं आपके, CDK के इनहिबिटर्स हैं। अगर चेक पॉइंट का फेलियर हो जाए, डिफेक्ट हो जाए DNA में, UPS का माल फंक्शन हो जाए, कि डिग्रेडेशन ही नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा,
अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होगी, जीनोमिक इंस्टेबिलिटी होगी और क्या होगा, कैंसर हो जाएगा। अब साथ में देखेंगे कि एग्जाम्पल्स देखेंगे अब हम डिसरेगुलेशन इन कैंसर। तो यहाँ पे आप कैंसर सेल देख रहे हैं, इसमें हम फर्स्ट देखेंगे अगर लॉस ऑफ P16 इंक 4A का हो जाए, जो कि क्या करता है, CDK4 और 6 को इनहिबिट नहीं होने देता है और हमारा जो रेटिनोब्लास्टोमा का जो प्रोटीन है वो हमेशा कैसे रहेगा, फॉस्फोराइलेटेड रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट, चेक पॉइंट का फेलियर हो जाए तो डिफेक्टिव ATM ATR हो जाएगा, CHK1 और CHK2 और स्पिंडल चेक पॉइंट्स क्या होंगे, डिफेक्टिव हो जाएंगे। नेक्स्ट आएगा आपका पॉइंट साइक्लिन D ओवर एक्सप्रेशन और CDK4 एम्प्लीफिकेशन। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एक्सेस CDK4 और 6 की एक्टिविटी को देखेंगे और कॉन्टिन्यूटी में जीवन की जो है वो हमें, जीवन फेज की जो है प्रोग्रेशन हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका रेटिनोब्लास्टोमा का इनएक्टिवेशन। E2F जो है वो क्या होगा, जो आपका E2F प्रोटीन है वो फ्री रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा आपका एस फेज कई जीन्स और अनकंट्रोल्ड एंट्री होती रहेगी एस फेज में। नेक्स्ट है आपका लॉस ऑफ P53। यहाँ पे जो डिक्रीज लेवल हो जाएगा आपके P21 का, कोई भी G1 to S अरेस्ट नहीं होगा और डैमेज DNA जो है वो एक्यूमुलेट होता रहेगा। क्योंकि हमने देखा ना कि G1 to S ट्रांजिशन में हम पूरा इंश्योर करते हैं कि जब हमने क्या करना है, एंट्री लेनी है सिंथेसिस फेज में, तो हमारा जो सेल है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। अच्छा एज इन कि उसमें कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर डैमेज होगा तो एक्यूमुलेशन हो जाएगी उसकी एस फेज में, तो हमने उस चीज़ को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। पर जब हमारा लॉस ऑफ P53 हो जाएगा तो क्या नहीं हो पा रहा बेटा, आपका अरेस्ट हो जा रहा है G1 to S फेज में और डैमेज DNA जो है वो आपका एक्यूमुलेट होता रह रहा है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस। तो कॉन्सिक्वेंसेस में क्या है, इंक्रीज सेल डिवीजन मिलेगी हमें, जीनोमिक इंस्टेबिलिटी मिलेगी, एपोप्टोसिस के लिए जो सेल डेथ है उसके लिए हम क्या है, हमें रेजिस्टेंस मिलेगी, ट्यूमर की इनिशिएशन होगी, ग्रोथ होगी और मेटास्टेसिस होगी कि फर्दर और टिश्यूज़ में भी क्या है वो ट्रांसपोर्ट होगा और कैंसर की प्रोग्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट देखें आप, तो इसमें है कैंसर के हॉलमार्क्स जो कि रिलेटेड होंगे सेल साइकिल के डिसरेगुलेशन के लिए। तो इसमें देखेंगे अनसस्टेन्ड प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग कि क्या है, इतनी ज़्यादा प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग जो है वो हमें मिल रही है कि हमेशा आपने क्या करना है, डिवाइड ही करते रहना है। सस्टेन्ड प्रोलिफरेटिव मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको ये सिग्नल आते रहेंगे कि तुम इस सेल ने क्या करना है, बस डिवाइड ही होना है, डिवाइड ही रहना है, ठीक है, करते रहना है, करते रहना है। तो और अनकंट्रोल्ड वे में उसकी डिविजन्स होती रहेंगी। इवेड करेंगे ग्रोथ सप्रेसर्स को, और कहने का मतलब इवेड का मतलब है कि उनको उनका काम ही नहीं करने देंगे। अगर कहीं हमें ग्रोथ ज़्यादा मिल रही है तो हम सप्रेसर्स लेके आएंगे, पर वो क्या करेंगे, उन सप्रेसर्स को काम ही नहीं करने देंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस होगी किसकी बच्चे, सेल डेथ की, कि उसने जो हमारा सेल है वो अपनी सेल डेथ कर ही ना पाए, एपोप्टोसिस कर ही ना पाए, और एनेबल करेगा रेप्लिकेटिव इमॉर्टैलिटी। कहने का मतलब कि रेप्लिकेशन करता ही रहे, है ना, ताकि वो फर्दर कैंसर में अनकंट्रोल्ड डिवीजन करता रहे और कैंसर में फर्दर प्रोग्रेस हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका थेराप्यूटिक इम्प्लीकेशंस। अब यहाँ पे जब हमने क्या करना है, जब मानिए आप कि कोई पेशेंट है जिसको कैंसर हो गया है, अब उसको हमने उसके कौन से सेल साइकिल के कौन से फेज़ में हमें किस चीज़ को टारगेट करना चाहिए,
उसके बारे में देखेंगे कि कौन से इनहिबिटर्स को लेना चाहिए हमें, जिसके कारण क्या है हमारे जो कैंसर सेल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन अपनी कम करें और फर्दर नॉर्मल कंडीशंस में आए। तो यहाँ पे जो टारगेटिंग CDKs हैं, CDK4 और 6 के इनहिबिटर्स, उनके बारे में देखेंगे। तो वो हैं आपके, उसमें है आपके पैल्बोसिक्लिब, राइबोसिक्लिब और एबीमेलसिक्लिब। नेक्स्ट है आपके, अगर हमने क्या करना है, चेक पॉइंट्स के फंक्शंस को रिस्टोर करना है तो हमारे पास PARP इनहिबिटर्स होंगे, जो कि किस में काम करते हैं, आपके DNA रिपेयर डिफेक्टिव ट्यूमर्स में काम करते हैं। रीएक्टिवेट करेंगे P53 की पाथवे को MDM2 इनहिबिटर्स को यूज़ करके। टारगेट करेंगे साइक्लिन्स को, CKIs को, UPS को, जो कि फर्दर एमर्जिंग स्ट्रैटेजीज में यूज़ हो रहे हैं हमारे। अब समरी क्या है कि सेल साइकिल जो है वो अंडर कंट्रोल होती है हमारे साइक्लिन, CDKs, चेक पॉइंट्स, CKIs, UPS, ठीक है, जो कि फर्दर क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं एक्यूरेट डिवीजन को, ताकि कोई भी अगर हमें डिसरेगुलेशन मिले तो उसको हम क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। और अगर फर्दर अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रही है तो वो कैसे प्रोलिफरेट करेगा और कैंसर में प्रोग्रेस हो जाएगा। की पॉइंट देखेंगे तो कैंसर जो है वो एक ऐसी एसेंशियल डिजीज़ है सेल साइकिल डिसरेगुलेशन की, जहाँ पे या तो लॉस होगा ब्रेक्स का, जो कि क्या है आपकी ट्यूमर सप्रेसर, CKIs, चेक पॉइंट्स, या फिर गेन होगा ड्राइवर्स का, जैसे कि आपके साइक्लिन्स और CDKs। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आया है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू एवरीवन।